न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां, नया प्लान तैयार। नजरें नसीम शाह की वापसी पर, शान मसूद की पोजीशन एक बार फिर खतरे में। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी? आखिरी 4 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के बैटर्स और बॉलर्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रा हो चुका है, जो कि ड्रामाई अंदाज में ड्रा हुआ। पाकिस्तान के लेट ऑर्डर बैट्समैन, जिसे आप लोअर ऑर्डर बैट्समैन कह सकते हैं, उनकी जानिब से शानदार खेल पेश किया गया। सऊद शकील जो कि 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए, उन्होंने नाकाबिल शिकस्त 50 बनाई। उसके अलावा वसीम जूनियर ने 43 रन बनाए। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान की शिकस्त लगभग यकीनी हो चुकी थी, उसे ड्रा कराने में कामयाब रही। हत्ता के 311 रन पर 8 विकेटें जब गिर चुकी थीं, तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने इनिंग्स डिक्लेयर करके मैच को नतीजा खेज बनाने की कोशिश की। जब न्यूजीलैंड को 150 से ज़्यादा रन का टारगेट मिला, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो सका और वो टारगेट केस नहीं कर सकी, मैच ड्रा हो गया। तो उसके बाद अब पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर हैं, अबूरी चीफ सिलेक्टर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जो कि पूरा भरोसा कर रही है शाहिद खान अफरीदी के सलाहियत के ऊपर, वो अब फैसला ये हो चुका है कि दूसरा टेस्ट मैच बाउंसी और तेज़ विकेट पर बनाई जाएगी। ऐसा टेस्ट कराया जाएगा जिसमें बॉलर्स को, ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिले। इसके हवाले से पहले भी मैं तजिया कर चुका हूँ, तो ये पाकिस्तान के लिए ख़ुद को हमला जैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हैं, हसन अली आउट ऑफ फॉर्म है, नसीम शाह भी अनफिट हैं। कहा यह जा रहा है कि गुज़श्ता मैच में शायद वो फिट भी थे, लेकिन मीर हमज़ा को खिलाने के लिए उन्हें आराम दिया गया। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा फास्ट बॉलिंग अटैक है, उसकी जो सलाहियत है, उस पर सवालात उठ रहे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस मौका पर जब अब हमारे जो बैट्समैन हैं, जो न्यूजीलैंड के तजर्बाकार फास्ट बॉलर टिम सोथी का ऐसी विकेट पर, जिसे हम डेड या फ्लैट विकेट कह रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं कर रहे, वो 3-3 विकेट हासिल कर रहे हैं। तो जब उनको उसके मतलब की या ऐसी विकेट जहां पर फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलेगी, स्विंग मिलेगी, वहां पर वो कैसी कारकर्दगी दिखाएंगे, इसका सिर्फ सोचा ही जा सकता है। अगर हम इसके हवाले से देखें, पाकिस्तान की जो आखिरी 4 टेस्ट मैचेस हुए हैं, इनमें से एक टेस्ट मैच पाकिस्तान ने बामुश्किल ड्रा किया। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। तो इन मैचों में अगर कारकर्दगी की बात करें, तो पाकिस्तान का, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कि स्पिन अटैक और मिडल ऑर्डर वह चीज़ है जिसमें हम बेहतर जा रहे हैं। वरना ओपनर्स में और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें हमारी जो मेन शिकस्तों की वजह है वो यही 2 चीज़ें हैं। इसके लिए अगर बात करें, पाकिस्तान के फास्ट स्पिनर्स ने 44 विकेट हासिल किए हैं आखिरी 4 टेस्ट मैचों में, जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका कितना बड़ा किरदार है। 38.2 की कारकर्दगी रही और पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने इनिंग्स में 5 विकेट हासिल करने का कारनामा 2 बार सर अंजाम दिया। इंग्लैंड की जानिब से लगभग ऐसी कारकर्दगी रही जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 38, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 37 रन फी विकेट की एवरेज के साथ रन किए हैं। इवन कि हम यहाँ पर भी कम से कम 1 रन पीछे हैं विकेट हासिल करने के एतबार से, लेकिन इसके बावजूद हमारी चूँकि विकेटें ओवर ज़्यादा कराए गए हैं, तो हमारी विकेटें यहाँ पर कह सकते हैं कि हम मुकाबला कर रहे हैं विकेटें हासिल करने के एतबार से, एवरेज के एतबार से। लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई भयानक रही है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सिर्फ 12 विकेट हासिल कर सके हैं, वो भी 75.5 रन फी विकेट की एवरेज के साथ। इस तरह इंग्लैंड ने 26 विकेट हासिल किए 24 रन फी विकेट की एवरेज के साथ, जबकि न्यूजीलैंड के पेसर्स ने 50 रन फी विकेट की एवरेज के साथ 4 विकेट हासिल किए हैं। अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें, जो आखिरी टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसमें न्यूजीलैंड के तजर्बाकार फास्ट बॉलर और कप्तान टिम सोथी ने 3 विकेट हासिल की, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर 1 विकेट हासिल कर सके, नील वागनर 1 विकेट हासिल कर सके, मीर हमज़ा को कोई विकेट ना मिली। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पेसर, उनकी फास्ट बॉलर की कारकर्दगी ये है और हम ऐसी जिसको हम डेड विकेट कह रहे हैं, वहाँ पर टिम सोथी 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, तो क्या सपोर्टिंग विकेटें जब बनाई जाएंगी, तो नील वागनर और टिम सोथी क्या किसी और पिच पे बॉलिंग कराएंगे? वो भी इसी पिच पर बॉलिंग कराएंगे। तो मेरे ख्याल में मुकम्मल फास्ट बॉलिंग ट्रैक जो है वो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान देगा। पाकिस्तान को ये चाहिए कि मोहम्मद नवाज़ को शामिल करके पाकिस्तान की ऐसी विकेट तैयार की जाए। ठीक है, वो थोड़ी सी मज़ीद बेहतर हो, फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट करें, लेकिन इसके साथ साथ स्पिन के हवाले से ज़्यादा सपोर्ट करें तो पाकिस्तान को मदद मिल सकती है। गो कि उनके पास भी जाज पटेल हैं, एचओडी हैं, उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन मुकाबला हो सकता है वहाँ पर
लेकिन मेरे ख्याल में मौजूदा जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है वो किसी भी तरह न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलिंग अटैक के बराबर तजर्बाकार भी नहीं है, उसकी उतनी अहलियत भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये तो तजर्बा मेरे ख्याल में उल्टा पड़ जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करें हमारी जो ओपनिंग की एवरेज है वो 38 रन फी इनिंग्स रही है, जबकि जो दीगर टीमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड उनके ओपनर्स ने 50 रन फी इनिंग्स की एवरेज से बेहतर एवरेज के साथ रन्स किए हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ओपनर्स को भी परफॉर्म करना होगा, ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक को। इसके अलावा हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो खासा शानदार रहा है। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने आखिरी 4 जो टेस्ट मैचेस खेले गए हैं उनमें 3 सेंचुरियों और 11 फिफ्टियों समेत 45.56 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं, जो कि इंग्लैंड की 44.9 सिफर और न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर की 29 रन फी इनिंग्स की एवरेज से बेहतर है। तो हमारा मिडल ऑर्डर ख़ासतौर पर सऊद शकील और सरफराज अहमद की शानदार बैटिंग की वजह से पाकिस्तान के जो स्टेट्स हैं मिडल ऑर्डर में वो खासे बेहतर हो गए हैं। और सलमान अली आगा उन्होंने भी सेंचुरी बनाई। तो इसकी वजह से अब पाकिस्तान को प्लानिंग ये करना चाहिए कि हमें ज़रूरत कहाँ है, हम शिकस्तों की जो वजह वो है वो क्या हो रही है और हमें कहाँ पे ख़ुद को बेहतर करना है। तो इस एतबार से देखें तो अगर जो हम इससे स्पिन विकेट कहते हैं, हमारे जो स्पिनर्स हैं वो क्या उनकी कारकर्दगी रही है। नुमान अली ने 3 विकेट हासिल किए, एक इनिंग में बैटिंग करने का बॉलिंग करने का मौका मिला। एजाज पटेल ने 2 विकेट हासिल की, लेकिन फी विकेट के लिए 100 से ज़्यादा रन दिए। तो अब प्लेइंग 11 के बारे में बात करने से पहले ज़रा एक निगाह डालते हैं कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं आखिरी 4 टेस्ट मैचेस, इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 टेस्ट मैच और इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की होम सीरीज़ शामिल है। इन 4 होम टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के बैटर्स में बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 523 रन बनाए हैं, 2 सेंचुरियाँ 3 फिफ्टियाँ बनाई, 65 की एवरेज है। सऊद शकील की एवरेज शानदार रही है, इन मैचों में 60 रन की उनकी एवरेज है। फी इनिंग्स की 423 रन बनाए, 5 50 प्लस इनिंग्स के लिए गो के वो सेंचुरी नहीं बना सके। इमामुल हक ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, 58 की एवरेज के साथ 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टी समेत 349 रन बनाए। आगा सलमान ने 293 रन बनाए, 41 की एवरेज है, 1 सेंचुरी और 1 फिफ्टी है। तो वो अब जो अब्दुल्ला शफीक हैं 29 की उनकी एवरेज है, 237 रन बनाए हैं, उनकी कारकर्दगी पर ज़रा झोल आ चुका है। अलबत्ता सरफराज अहमद जिन्हें रिप्लेस किया गया रिजवान से, वो गुज़िश्ता मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। 69.5 रन फी इनिंग्स की एवरेज के साथ 139 रन बनाए। और उसके अलावा शान मसूद जिन्हें हम कहते हैं उनका जो रिकॉर्ड है होम कंडीशन में सबसे बेहतर था इस सीरीज़ से पहले, लेकिन इस सीरीज़ में या जो अभी तक उनको 2 मैचेस में मौके मिले हैं उसमें वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 4 इनिंग्स में सिर्फ 67 रन बनाए हैं, एक बार 30 रन की हद को छू सके। 16.75 की मामूली एवरेज रही है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद अपनी जो बेहतर टाइम था जहां उनको मौका मिलना चाहिए था, लगता ऐसा है कि वो गवा चुके हैं, वो उससे आगे निकल चुके हैं। और जब हमने सिलेक्टर्स ने या पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने शान मसूद को मौका दिया तो वो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती यही है, हमारे पता नीयत का फतूर है या सोचने समझने की सलाहियत ऐसी है कि हम किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट तो कर लेते हैं उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर, लेकिन मौका देते हैं जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो चुका होता है, जब उसका एतमाद ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद जाकर मौका देते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें मैं पहले दे चुका हूँ। इमरान भट्ट हो गए, अभी शान मसूद की कारकर्दगी को देख लें। 2021 था उसमें शानदार फॉर्म में रहे थे शुरू में, लेकिन बाद में उनको 7-8 महीने टीम के साथ रखा गया। इस दौरान उनकी जो कारकर्दगी है मेरे ख्याल में वो बेहतर भी नहीं आ सकी है। तो मौजूदा वक्त में कामरान गुलाम शानदार फॉर्म में है, पाकिस्तान वनडे कप में भी उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे थे, कायद आज़म ट्रॉफी में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो उन्हें मेरे ख्याल में अब रिप्लेस करना चाहिए शान मसूद के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच है। और उसके अलावा वसीम जूनियर, उनकी जो बैटिंग कारकर्दगी है गो के 43 रन बना सके, लेकिन बॉलिंग में अभी तक उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। अगर हम इस रस्ते में बॉलर की बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 विकेट हासिल किए हैं और फी विकेट के लिए 115 रन दिए हैं। और ये कारकर्दगी किसी भी तरह एक अच्छे फास्ट बॉलर को ख़ास तौर पर टेस्ट फॉर्मेट के लेवल के मुताबिक दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर भी बड़ा सवाल निशान है मोहम्मद वसीम जूनियर की सिलेक्शन पर। इसके अलावा इब्रार अहमद पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर रहे, इन 4 टेस्ट मैचों में 23 विकेट हासिल की। जहद महमूद ने 12 विकेट हासिल की, लेकिन आखिरी दोनों मैचों में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। नुमान अली को मौका दिया गया, लेकिन वो 3 इनिंग्स में सिर्फ 7 विकेट हासिल कर सके। अगर एवरेज की बात करें तो जहद महमूद ने 36 रन दिए थे फी विकेट के लिए, जबकि नुमान अली ने लगभग 50 रन दिए हैं फी विकेट के लिए। तो बेहतर चॉइस जो है जहद महमूद दिखाई देते हैं कारकर्दगी के अतबार से। इसके अलावा नसीम शाह जो कि अनफिट रहे, 5 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे एक टेस्ट मैच में। मोहम्मद अली ड्रॉप हो चुके हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर चुका हूँ मैं। इसके अलावा हारिस रऊफ वो भी अनफिट हैं।
तो मोहम्मद नवाज़ गो कि वो भी कारकर्दगी बड़ी नहीं दिखा सके, एक टेस्ट मैच मिला, बैटिंग में भी बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई, विकेट सिस्टम एक हासिल कर सके। तो इस सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान को जो 3 से 4 या 2 से 3 तब्दीलियाँ करना चाहिए। उसमें अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक को रिटेन किया जा सकता है क्योंकि शान मसूद की कारकर्दगी ख़राब है। यहाँ पर कामरान गुलाम को रिप्लेस किया जा सकता है शान मसूद की जगह पर, जबकि बाबर आजम, सऊद शकील और सरफराज अहमद को रिटेन किया जाएगा। आगा सलमान भी बरकरार रहेंगे। अलबत्ता नुमान अली की जगह जाहिद महमूद को या फिर मोहम्मद नवाज़ को लाना चाहिए। इस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह नसीम शाह आ सकते हैं अगर वो फिट हैं, वरना फिर दूसरे ऑप्शन के तौर पर शाहनवाज दानी या फिर हसन अली हैं। मेरे ख्याल में हसन अली को लाना चाहिए। शाहनवाज दानी का रेड बॉल में ज़्यादा अच्छा तजर्बा भी नहीं है और ज़्यादा उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो मीर हमज़ा को भी मेरे ख्याल में रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन इसका फ़ैसला टीम मैनेजमेंट करेगी क्योंकि सिर्फ एक मैच की कारकर्दगी की बुनियाद पर हम नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कि इब्रार अहमद वो बरकरार रहेंगे, उनकी हालिया अरसे में कारकर्दगी आपके सामने है। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनेगी अगर दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम कुछ पॉजिटिव चेंजिंग्स करना चाहती हैं। वैसे चेंजिंग तो बहुत हो सकती हैं। अब मुझे जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो यही लग रहा है कि अगर बहुत ख़तरनाक या स्विंग विकेट बनाई गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो तो बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और पाकिस्तान के बल्लेबाज भी इस तरह की पेस अटैक या पेस पिच को ज़्यादा मौजूद नहीं समझेंगे और पाकिस्तान के जो रन्स बन रहे हैं उनमें भी मुश्किलात आ जाएंगी, उसमें भी रुकावट आ सकती है।